Hello, my dear students, and welcome to my channel. This is lecture 6 for the third chapter of physics for class 9 laws of motion. But before proceeding with this lecture, प्लीज़ इस बात को इंश्योर कर लो कि इसके पहले के लेक्चर्स इस चैप्टर पर यानी लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तुमने देख लिया है एंड देन ओनली यू प्रोसीड विद दिस लेक्चर. टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यानी ग्रेविटेशन पर एक लॉ हम पढ़ेंगे. इस लॉ को किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम है आइजैक न्यूटन. वी ऑल नो दिस साइंटिस्ट, इनका नाम सभी को पता है. सो आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया इस लॉ को आज हम पढ़ेंगे. ग्रेविटेशन पर लॉ है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, हम सभी को पता है. और जनरली किसी से भी पूछेंगे तो ग्रेविटेशन का वो यही एग्जाम्पल देता है कि जो एप्पल पेड़ से गिरता है वो ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से गिरता है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से गिरता है. ये अर्थ है, पृथ्वी है. ये पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. लेकिन अभी क्लास 9th लेवल में तुम्हें इस बात को समझनी है कि सिर्फ प्लैनेट्स यानी अर्थ, मून, ये मून इज़ नॉट अ प्लैनेट, रादर आई एम टेलिंग नॉट ओनली द हेवनली बॉडीज़ लाइक द अर्थ, द मून, द प्लूटो, नेपट्यून, यूरेनस, सिर्फ प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज़ का ही ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है. हमारे दिमाग में ये आइडिया बचपन से हमें यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स और अदर हेवनली बॉडीज़ में अपना ग्रेविटेशन फोर्स रहता है, जिस फोर्स से वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ खींचती है. लेकिन अभी हम ये पढ़ने वाले हैं और ये फैक्ट से हम रूबरू होने वाले हैं कि दुनिया में कोई भी पार्टिकल अगर है वो किसी भी दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ खींचती है. येस, दिस इज़ द करेक्ट फैक्ट विच आई एम टेलिंग यू एंड दिस इज़ मे बी अ न्यू फैक्ट फॉर यू बट दिस इज़ वॉट इट इज़. सो कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर पार्टिकल्स. सपोज छोटा सा बॉल है, यहाँ पे एक दूसरा बॉल है. ये बॉल A, this is ball B. This ball A is attracting the ball B towards itself and ball B is always attracting simultaneously. उसी टाइम पर ball B is also attracting ball A towards itself. Maybe the balls do not move towards each other because this force of attraction is very very less. ये जनरली होता है, सपोज एक टेबल पर तुम पेन रख देते हो, 2 पेन्स रखा हुआ है, तो इस अभी जो मैंने बताया उसके अनुसार एक पेन दूसरे पेन को खींच रहा है. सो as a result of this both the pens should start moving towards each other, but ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करता है दोनों पेन्स के बीच में वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत बहुत कम होता है. इतना कम कि उसका इफ़ेक्ट मुझे दिखता नहीं है. तो अभी क्वेश्चन मन में आएगा कि तब ये फोर्स जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? येस, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन दोज फैक्टर्स ओनली. तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, सर आपने बोला कि दोनों ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, इसको मेजर कैसे करेंगे और ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले इस डायग्राम को समझते हैं. तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा. नाउ हियर देयर इज़ अ बॉडी ऑफ मास m1. m1 एक m1 मास है. देयर इज़ अ बॉल विच इज़ हैविंग मास m1. हियर इज़ अनदर बॉल which is at some distance from mass m1 and this mass is m2. यानी 2 बॉल से समझना बड़ा इजी है. एक का मास m1 है, एक का मास m2 है एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज़ r. आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. नाउ हियर यू सी F12. F12 क्या है? F12 इज़ द फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन बॉडी 1. सपोज ये बॉडी 1 है, हाँ, एंड दिस इज़ बॉडी 2. So which is applied on body 1 by body 2. So force F1 is force F12 is what force? It is the force which is applied on body 1 due to body 2. यानी body 2 जिसका मास m2 है वो m1 मास को अपने तरफ खींच रहा है. कितना फोर्स से खींच रहा है? F12 फोर्स से खींच रहा है. और सिमिलरली यहाँ पे दूसरा फोर्स है F21. F21 कौन सा फोर्स है? F21 इज़ द फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाई m1 मास ऑन m2 मास. ठीक है,
तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना ही चाहिए, क्योंकि m1 अपने तरफ m2 को खींच रहा है और m2 m1 मास को अपने तरफ खींच रहा है। सो दोनों मासेस ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंड वी हैव डिनोटेड देम विद द सिंबल्स F12 एंड another force F21. So these are the two forces acting, and if you see, these are the two forces which are actually the action and the reaction pair. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा याद करो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर द फोर्सेस विच एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड एक्ट साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे भी देखो m1 m2 को खींच रहा है मेरे तरफ, अपने तरफ, एंड m2 भी m1 को अपने तरफ खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर है, एंड दोनों both the forces are acting on two different bodies also. So here Newton's third law of motion is followed. Anyway, now our topic of concern is ये जो force है, दोनों forces F21 और F12 दोनों तो इक्वल होंगे नो डाउट, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ज़रा सा याद करो, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी F12 के बराबर है F21, ओनली डायरेक्शन इज ऑपोजिट बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बिकॉज दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस पेयर। नाउ आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज, मैं अगर किसी भी एक फोर्स को निकाल दूँ, इसका वैल्यू सपोज F12 का ही वैल्यू मैं निकालूंगा, तो वो F21 का भी वैल्यू होगा, तो मुझे दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मुझे पता चल जाएगा, तो वही मुझे निकालना है। तो एक्सपेरिमेंट्स से साइंटिस्ट को क्या पता चला है, ये जो फोर्स है दोनों के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। व्हाट डिड आई से? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। m1 मास m2 मास, दो मासेस है, दोनों मास के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? दोनों मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मासिव होगा दोनों बॉडीज़, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। यानी अगर एक बड़ा बॉल है, इधर भी बड़ा बॉल है और ऊपर वाला बॉल छोटा है, तो दोनों को अगर हम सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से रख देते हैं, दोनों को हम r डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से रखते हैं, ऊपर वाला केस में भी हम r डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से रखे थे, बट instead of keeping them separated, both the cases are distance of separation, किस केस में ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेगा? यस, सेकेंड वाले केस में, हियर, बिकॉज द सेकेंड वाले केस में मासेस आर मोर, सो प्रोडक्ट ऑफ मास विल बी मोर इन दिस केस, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। एनीवे, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट, पहला फैक्टर जिस पे ये फोर्स डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडीज़ पे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज़ पे। दूसरा डिपेंड करता है इस डिस्टेंस पे, r। अगर हम डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी काफ़ी दूर दूर रख देंगे दोनों बॉल्स को, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस लगा के बोलो, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, घट जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पर। और वो एक्सपेरिमेंट से पता चला उसके स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। वो तो है ही 1/r, एक्चुअली नॉट 1/r, इट इज़ एक्चुअली 1/r स्क्वायर। By experiments we have come to know कि force of attraction is inversely proportional to the square of the distance। इसका मतलब क्या है कि अगर हम distance of separation को डबल कर देते हैं तो हमारा फोर्स 1/4 घट जाता है। एकदम प्रैक्टिकली समझो, यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को अगर हम डबल कर देते हैं तो फोर्स हमारा 1/4 घट जाता है। तो इसी एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि इसी को हम बोलते हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब ये जो दो इक्वेशंस मुझे मिला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, मिल जाएगा ना। अब मैथमेटिक्स के अनुसार अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है और इक्वल टू साइन लाना है तो मुझे एक कांस्टेंट डालना होता है। ओके, दिस इज़ द रूल ऑफ मैथ्स। सो f, अब मैं इक्वल टू ला दिया इधर, और मुझे अब ये कांस्टेंट डालना है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में ही, अभी घबराओ नहीं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ।
अभी जो कांस्टेंट मैंने यहाँ डाला यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट, उसको बोलते हैं कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एंड वी हैव पुट दिस कांस्टेंट, और ये इक्वल टू साइन में चेंज हो गया, एंड देन व्हाट इज रिमेनिंग m1 m2 बाई आर स्क्वायर. सो हियर वी गो, दिस इज द फॉर्मूला. थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते हैं क्या फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies is equal to this g is what I just told, it is universal gravitational constant. लिख लो universal gravitational constant, and उसके बाद क्या है m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया. सो ये जो फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, और दोनों बॉडीज़ का मास क्या है, m1 एक बॉडी का मास है, दूसरे बॉडी का m2 है, एंड बोथ ऑफ दीज बॉडीज़ आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ r. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में थोड़ी देर में, तो एक बार देख लो. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अभी अभी हमने जो g का पढ़ा, दिस कैपिटल G, इसका यूनिट क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा. तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि दिस G इज़ नॉट सेम एज दिस G. दिस कैपिटल G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस स्मॉल g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो डोंट गेट कंफ्यूज. दिस स्मॉल g का यूज़ हमने पहले भी किया है, प्रीवियस चैप्टर्स में भी किया है. ठीक है. दिस स्मॉल g इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. तो हमने न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ किया था. लेकिन ये जो कैपिटल जी है, दिस इज़ नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं. नाउ दिस जी, द कैपिटल जी का यूनिट मुझे निकालना है. तो इसी फॉर्मूला को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं. जी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, जी कैपिटल जी इज़ इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 लिख सकते हैं. अब हम यूनिट्स को पुट करेंगे. f का यूनिट मतलब फोर्स का यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का यूनिट का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 मतलब मास का यूनिट्स, तो kg और फिर से kg स्क्वायर. कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है. तो यही हो गया हमारा g का यूनिट. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg माइनस पावर में -2, क्योंकि यह हो गया पर kg स्क्वायर. तो इस तरह से लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज़ व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ. हमने यूनिट्स को पुट किया एंड हमारा ऐसा यूनिट ऑफ g कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. इस यूनिट को याद कर लो. इस यूनिट को एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, राइट द यूनिट और राइट द एसआई यूनिट फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो मैं ये यूनिट याद होना चाहिए. ओके. नाउ यूनिट का तो काम हो गया. नाउ वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और यूनिट तो अभी हमने पढ़ा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. इसका वैल्यू को रट लो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 kg स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को देखो. इक्वेशन 1 में अगर हम r के जगह मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के जगह 1 मीटर लिख देते हैं, और जो दोनों मासेस हैं m1 m2, वहाँ पे मैं मास को 1 kg बना देता हूँ, तो मेरा g इक्वल्स टू f इंटू, इक्वेशन कैसे बनेगा, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 kg इंटू 1 kg, ऐसा बन जाएगा. और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं g इक्वल्स टू f आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ बाकी सारा पार्ट तो 1 है. सो g इक्वल्स टू f, और उसके बाद जो यूनिट रहेगा वो यूनिट तो रहेगा ही. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द यूनिट, वी आर ओनली नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू. यानी g का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा. न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो जाएगा. कब, जब मैं 1 मीटर ऑफ सेपरेशन करूंगा और दोनों बॉडीज़ का मास 1 kg हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है. इसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि इन इक्वेशन 1 इफ m1 इज़ 1 kg, m2 इज़ ऑल्सो 1 kg एंड r इज़ 1 मीटर, देन g इज़ इक्वल्स टू f. यानी g इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ g. यूनिट तो इक्वल नहीं हो जाएगा.
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ g विल बी इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ f। तो वही चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब ओनली द नंबर, न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस ईच ऑफ 1 kg, दोनों मास 1 kg का होना चाहिए, एंड प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। सेपरेशन कितना होना चाहिए? 1 मीटर की दूरी। तो हमारा g का न्यूमेरिकल वैल्यू f के न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक इज़ लिटिल बिट टफ फॉर यू, बिकॉज एकदम से बहुत सारे नए चीज़ों को तुम लोग जान रहे हो, लेकिन पढ़ना है, धैर्य रख के पढ़ना है और रिविज़न करते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इतना मुझे पता है कि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में यही अंतर है, खास अंतर नहीं है, एक बस थियोरेटिकल अंतर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्स दैट एनी पार्टिकल वुड अट्रैक्ट एनी अदर पार्टिकल, और जब मैं उसको अर्थ के लिए स्पेसिफाइड कर देता हूँ तो मैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी के नाम से जानता हूँ। ठीक है, दैट इज़ नथिंग एल्स। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ। सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड इट इज़ अट्रैक्टिंग ऑल द बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कोई भी बॉडी है, बॉल है, तुम गिरा रहे हो, वो नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कितना फोर्स लगता है। नाउ कुछ चीज़ों को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। देखो, समझो इसको। Suppose this is our earth, and this we have to know the mass of this earth. The mass of the earth is 5.96 into 10 to the power 24 kg. पहले इसको समझो, okay, then write. Don't write right now. This is the mass of the earth. We know that the mass of the earth is 5.96 into 10 to the power 24 kg. This is our earth's mass. The radius of the earth is, this is also a known value which is written as capital R, और इसका वैल्यू होता है 6.37 into 10 to the power 6 मीटर। सो हमें क्या वैल्यूज़ पता है? अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस पता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये अर्थ कितना फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी को, और चलो उस बॉडी का मैं मास ले लेता हूँ 1 kg। कितना फोर्स लगाएगा 1 kg मास पर? सपोज कोई एक बॉडी है जिसका मास है, कोई एक पत्थर हो सकता है या कोई लोहा का टुकड़ा जिसका मास है 1 kg, तो ये 1 kg मास पर ये अर्थ, हमारी पृथ्वी कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, दैट वी आर गोइंग टू मेजर। दिस इज़ आवर टॉपिक नाउ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा मास ये m, स्मॉल m कितना हो गया, इसको हम 1 kg ले रहे हैं। हमारा कैपिटल M कितना हो गया 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो दीज आर द टू मासेस, जिस मासेस का प्रोडक्ट मुझे करना है इस फार्मूला में पुट करूँगा। कौन सा फार्मूला? ये वाला, m1 इंटू m2। तो हमारा जो m1 है ये अर्थ का मास है जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारा m2 है ये स्मॉल बॉडी का मास है, जो 1 kg का मास हमने लिया, इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। अब हमारा बात आता है इस r पर, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होगा। नाउ हियर वी हैव टू अज्यूम कि ये जो पृथ्वी के सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है ये बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस अर्थ। अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो देखो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना ज़्यादा है, 6.34 into 10 to the power 6 meter. It's a very big distance, isn't it? Very large radius. So as compared to this distance, this height of the ball above the earth's surface is very negligible. So इतना कम होता है, negligible होता है कि we neglect this value and we take this distance of separation only as this radius of this earth. So हमारा ये जो फॉर्मूला होगा ना, यहाँ पे जब हम फोर्स को निकालेंगे तो r के जगह पर मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ को ही पुट करूँगा। ये जो एक्स्ट्रा हाइट आ जाता है यहाँ से, ये जो हाइट आ रहा है, इस हाइट को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दिस रेडियस ऑफ द अर्थ बिकॉज दिस इज significant value, and this height of this ball of 1 kg above the surface of the earth, this height is negligible and we will not take it into concern in our formula. We will neglect this value and then we will find the force due to gravity.
तो समझ में आ गया इतना सारा चीज़। थोड़ा सा टफ मुझे भी लग रहा है कि तुम लोगों को फील हो रहा है कि टफ है। नाउ आई एडमिट दैट दिस इज़ नॉट एन वेरी इजी टॉपिक। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, F इज़ इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ m1 के जगह कैपिटल M लिया, m2 के जगह स्मॉल m लिया, और आर स्क्वायर के जगह हमने कैपिटल R लिया। कैपिटल R इज़ द रेडियस। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा F इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, कैपिटल G का वैल्यू हमने अभी भी पढ़ा था, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम अर्थ का मास से 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। यूनिट हम अभी नहीं लिख रहे हैं। इंटू दूसरा मास का m1 स्मॉल m का वैल्यू क्या है 1 kg हमने लिया था, तो हमने यहाँ 1 ले लिया। थोड़ा हौच पौच हो रहा है लेकिन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर हमारा रेडियस है, यानी 6.34 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट आई एम नॉट राइटिंग एज ऑफ नाउ। अब इसको सॉल्व करेंगे, घच घच सब कटेगा, इधर उधर सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमारा जो f का वैल्यू आएगा दैट विल बी अबाउट 9.8 न्यूटन। ये डेरिवेशन जो है ना, ये तुमको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बुक में भी है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसको कैसे निकाला गया। यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 kg इज़ 9.8 न्यूटन, ठीक है। इस वैल्यू को कैसे आ गया 9.8 न्यूटन, समझ में आया। यानी कोई भी अगर 1 kg का मास है, उस 1 kg का मास है, उस मास को अर्थ कितना फोर्स से खींच रहा है, 9.8 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। तो ज़रा से इसको अगर हम समझें तो ये जो 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने मास पे लग रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ दैट बॉडी जिस पे 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है, दैट इज 1 kg। सो वी कैन राइट 9.8 न्यूटन पर kg इज द फोर्स विच इज ऑन एक्टिंग ऑन 1 kg मास। अब ज़रा सा ध्यान से देखो, यहाँ तक समझ में आ गया 9.8 न्यूटन पर kg हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये कि जो पर kg मतलब हर एक kg मास पर इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जो हमने अभी निकाला 9.8 न्यूटन। अब अगर गौर से हम देखें इस यूनिट को, 9 न्यूटन पर kg, न्यूटन पर केजी किसका यूनिट होता है, न्यूटन पर केजी किस क्वांटिटी का यूनिट होता है, समझो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 9.8 न्यूटन पर केजी हमारा निकल गया। न्यूटन होता है, न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन फोर्स का होता है, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma होता है, हमने पढ़ा था ना, F इक्वल्स टू ma होता है। यानी ये जो न्यूटन है, ये जो न्यूटन निकला यहाँ पे, ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो n को मैं लिख सकता हूँ मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के हिसाब से, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस न्यूटन कैन बी रिटन एज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, बिकॉज F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई kg, तो हमने यहाँ डिवाइडेड बाई kg कर दिया। ये kg कट जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन पर kg इज ओनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी हमने निकाला। सो वी कैन राइट न्यूटन पर kg इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ 9.8 आगे है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, ये तो तुम लोगों को डेफिनेटली पता होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। यानी न्यूटन पर केजी इज एक्सेलरेशन ओनली, दैट मीन्स वी हैव एक्चुअली गॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकाला, और ये फोर्स लग रहा है हर केजी मास पर, तो उससे हमने निकाल लिया 9.8 न्यूटन पर केजी, एंड 9.8 न्यूटन पर केजी इज एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ here we are going to do the relationship between the small g and this capital G. Just sometimes earlier I told कि हम इस g और इस g को हमें confuse नहीं करना चाहिए, both of them are different, and also I told that there is a relation between the small g which is acceleration due to gravity and this capital G which is universal gravitational constant. दोनों के बीच का जो relationship है उसको हम निकालेंगे. Now here there is, suppose this is earth, this is our earth, and here is a body. इस बॉडी नीचे, ये बॉडी नीचे गिर रहा है इसके वेट के वजह से, एंड वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस फोर्स, फॉर दिस वेट, mg. वी नो दिस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो हम ये जो फोर्स है, जिस फोर्स
के वजह से ये गिर रहा है, वो हो गया हमारा mg. So let us write this F is equals to mg, and this force is actually the force which is acting on this body and pulling the body towards itself. यानी ये हमें पता है कि ये this weight is actually which force? This is the weight is the force which is applied on this body by the earth and pulling the body towards itself. इसी को फोर्स बोलते हैं ना, उसको mg बोलते हैं. साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इस फोर्स का ये भी फॉर्मूला होता है, जिस फोर्स से अर्थ खींच रहा है, gm इंटू एम बाई आर स्क्वायर. अभी हमने डिराइव भी किया था यहाँ पे, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर. तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, क्योंकि एक बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको mg फोर्स से खींच रहा है, दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ इसको gmm बाई आर स्क्वायर फोर्स से खींच रहा है. दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे डेफिनेटली, बिकॉज दीज both are referring to that force with which this body is being pulled by the earth. Now we will equate both the forces, and now what to do? Easy thing, m cancel हो जाएगा, and we will get small g is equal to capital G into capital M by r square. What is this capital G? Universal gravitational constant. What is this capital M? Mass of the earth. What is this capital R? Radius of the earth. And what is this small g? Acceleration due to gravity. Thus we have found out the relationship between small g and capital G. So आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. So let's meet in our next video.